आज सुबह से ही रसोई घर में काम करते करते मालती जी बहुत थकावट महसूस कर रही थी। इसलिए थोड़ी देर के लिए एसी के सामने बैठ गई और बड़े शौक से मोबाइल में अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने लगी। दिन भर के काम से थोड़ी देर के लिए समय निकालकर मोबाइल पर रामायण, महाभारत, जय श्री कृष्णा जैसी सीरियल देखना उन्हें अच्छा लगता था। उनके पति आनंद जी वहीं पास में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मालती जी अभी थोड़ी देर पहले ही एसी के सामने आकर बैठी थी कि अचानक एसी बंद हो गया। मालती जी यह देखकर चौंक गई कि उनकी बहू रागिनी के हाथ में एसी का रिमोट था। उसने ही एसी बंद किया था। मालती जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू, एसी क्यों बंद कर दिया? तभी रागिनी ने कड़कती आवाज में कहा, माँ जी, सारा दिन आप एसी के सामने ही बैठी रहती हैं, मालूम भी है कि बिजली का बिल कितना आता है? तभी अखबार को चेहरे के सामने से हटाते हुए आनंद जी बोले, बहू यह कौन सा तरीका है अपनी सास से बात करने का? इतना काम करने के बाद भी अब क्या वह थोड़ी देर एसी में भी नहीं बैठ सकती? तभी उनकी बहू ने कहा, बाबूजी, यह तो आपको भी मालूम है कि बिजली का बिल कितना आता है। आप तो सारा दिन बस अपने दोस्तों और अखबार में ही खोए रहते हैं। हमें तो अपने बच्चों का भी देश सोचना है। आज से यह एसी का रिमोट मेरे पास ही रहेगा। यह एसी सिर्फ शाम को ही, जब आपका बेटा ऑफिस से आएगा तभी चलेगा। मैं खुद ही आकर आपको रिमोट दे दूंगी। यह कहते हुए रागिनी रिमोट लेकर अपने कमरे में चली गई। मालती जी तो जैसे सदमे से पत्थर ही हो गई। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने सुना वह हकीकत था या कोई सपना। तभी आनंद जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो मालती जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आनंद जी ने मालती जी को चुप रहने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर आंखें बंद करके गहरे सागर में गोते लगाने लगे। बेटी और बहू में बदलाव तो वह पिछले काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे थे। उन दोनों का बिना मतलब के चिक चिक करना, बेवजह खींचना और चिल्लाना अब तो हर रोज़ की बात हो गई थी। बेटे ने एक दो बार इशारे में उन्हें कहा भी था कि यह मकान उनके नाम कर दे, और आनंद जी भी यही सोचने लगे थे कि बाद में भी तो सब कुछ बेटे बहू का ही है, फिर अभी क्यों नहीं। लेकिन जब एक दिन सुबह की सैर करने के लिए वह पार्क में गए तो वहां अपने दोस्त से मिले तो उन्होंने सलाह दी कि वसीयत जरूर बनवा लो, लेकिन मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना, उसके बाद बेटे के नाम। कहीं बेटे के मोह माया में आकर अपनी पत्नी का बुढ़ापा खराब मत कर देना। भगवान ना करे लेकिन कल को तुझे कुछ हो गया तो कम से कम तेरे बाद इज्जत की दो रोटियां तो मिलेगी तुम्हारी पत्नी को। उन्होंने ऐसा ही किया था क्योंकि उनके दोस्त ने ही सलाह दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो एक बार झूठ बोलकर देख लो कि तुमने मकान उसके नाम पर कर दिया है। लेकिन इतनी जल्दी नकाब उतर जाएगा, उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था। आनंद जी थोड़ी देर यूं ही सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने मालती जी की तरफ देखा जो आंखें खोलकर छत की तरफ लगातार देखे जा रही थी। वह अपनी पत्नी से बोले, मालती, जिस दिन से हमारा बेटा हमारी ज़िंदगी में आया है उस दिन से लेकर आज तक अपनी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए हमने केवल उसी के बारे में सोचा। इस उम्र में आराम करने की वजह तुम घर का सारा काम करती हो और बहू को बाहर घूमने और आराम फरमाने से फुर्सत नहीं है। रिटायर होने के बाद भी मैं अपनी पेंशन घर खर्च के लिए देता आया हूँ, लेकिन इन सब का सिला हमें क्या मिला? बहू आए दिन बदतमीजियों पर उतर आती है और हमारा बेटा है जो जोरू का गुलाम बना हुआ है। बहुत हुआ मालती, अब मुझे लगता है कि हमें अब अपने बारे में भी सोचना चाहिए। कब तक बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों के गले घोंटते रहेंगे? मालती जी बोली, क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? मालती, बहुत समय से मेरी कहीं घूमने जाने की इच्छा है। फिर मालती जी बोली, अजी दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर यह सोचकर चुप रह जाती हूँ कि कहीं बेटा बहू गुस्सा ना हो जाए। जब बिना किसी कारण बहू आए दिन हमें इतनी बातें सुनाती रहती है तो फिर इस बात पर तो बवाल ही मचा देगी। फिर आनंद जी बोले, मालती, मालूम है तुम्हें, बचपन में मैं जब भी हवाई जहाज़ को आसमान में उड़ता हुआ देखा करता था तो मेरा उसमें बैठने का बहुत दिल करता था, लेकिन कभी बैठ नहीं पाया क्योंकि माता पिता के पास इतने पैसे थे ही नहीं। पिताजी की छोटी सी नौकरी में जैसे तैसे करके ही घर खर्च चलता था।
बड़ी ही मुश्किलों से उन्होंने हम दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया। तब जाकर इतने संघर्ष करने के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिली थी। और जब सौरभ पैदा हुआ उसके बाद तो हमने अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बेटे पर ही खर्च कर दी थी। उसकी हर एक इच्छा पूरी की, क्योंकि मेरा बचपन तो बहुत ही मुश्किलों में बीता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मन मारकर अपनी ज़िंदगी जिए। सारी कमाई तो हमने अपने बेटे पर खर्च कर दी और उसे अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्च आना था सबका इंतजाम हमने पहले ही कर रखा था, यह सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की कमी के कारण वह आगे ना पढ़ पाए। हमेशा अपने खर्चे काट कर हमने अपने बेटे के लिए बचत की थी। जितने भी पैसे जिस समय उसने मांगे हमने उसे दिए। एक तनख्वाह में बेटे की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल, यह सब कितनी कुशलता से हम लोगों ने मैनेज किया था यह तो हम लोग ही जानते हैं। लेकिन बेटे ने तो आज बहू के आगे सब कुछ नकार दिया। सोचा था बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में ही हमारे बेटे बहू ने हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी हैं। इतना तो हम उस समय भी नहीं बंधे हुए थे जब हमारे कंधों पर जिम्मेदारियाँ थी, और आज जब जिम्मेदारियों से मुक्त होने का समय आया है तो बहू ने सारे दिन के लिए तुम्हें रसोई घर में कामकाज में ही व्यस्त कर दिया और मेरी सारी पेंशन के पैसे लेकर आज बेटा बहू हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तभी मालती जी उदास होकर बोली, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, यही तो अब हमारी किस्मत है और हमें अब बहू बेटे के आगे झुककर हमेशा ऐसे ही रहना होगा पूरी जिंदगी। नहीं मालती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने जो भी सोचा है मैं करके ही रहूंगा। तभी मालती जी ने आशा भरी निगाहों से अपने पति की ओर देखा और कहने लगी, तो क्या सोचा है आपने? फिर आनंद जी बोले, बस कल का इंतजार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन आनंद जी श्री जगन्नाथपुरी जाने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की टिकट करा लाए। वह टिकट बस या ट्रेन की नहीं थी बल्कि हवाई जहाज की थी। उन्हें हर महीने 30,000 की पेंशन मिलती थी, जिसमें से उन्होंने 20,000 रुपये की टिकट करवाई और 10,000 रुपये अपने पास खर्च के लिए रख लिए। उन्होंने अपनी पत्नी को आकर टिकट दिखाई तो मालती जी घबरा गई। क्या आपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया? अरे ये क्या किया आपने? अब बहू क्या कहेगी? अरे मालती, तुम चिंता मत करो, हम अपने बेटे बहू पर निर्भर नहीं हैं। मेरे पास खुद की पेंशन आती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन उनकी बहू रागनी गुस्से में पैर पटकते हुए उनके पास आई और बोली, माँ जी, आखिर आप लोगों का यह चल क्या रहा है? उसकी यह बात सुनकर मालती जी हैरान रह गई और पूछा, क्यों, क्या हुआ बहू? अच्छा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कुछ मालूम ही नहीं। इस बार बाबूजी ने अपनी पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं। महीने की 9 तारीख होने को आई है। आप आज ही उन्हें कहिए कि पेंशन के पैसे निकाल कर मुझे दे दें। घर का राशन और बिजली का बिल सब पेंडिंग पड़े हुए हैं। कभी भी बिजली विभाग वाले बिजली काटने के लिए घर पर आ जाएंगे, फिर आप कैसे एसी का मजा लेंगी? दरअसल बहू, वह बात यह है कि इस बार तुम्हारे ससुर जी और मैं एक साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है और उनकी पेंशन से हमने घूमने के लिए टिकट करवा लिए हैं। इस बार तो पेंशन के पैसे तुम्हें नहीं दे पाएंगे, मालती जी ने सकुचाते हुए कहा। तो तभी बहू बोली, क्या आप दोनों घूमने जा रहे हैं? शर्म नहीं आती बुढ़ापे में घूमते हुए? चुपचाप घर में बैठे रहिए जैसे बूढ़े लोग रहा करते हैं। जानते भी है घर में कितना काम होता है। आने दीजिए आपके बेटे को, उन्हें भी बताऊंगी कि कितना फालतू का खर्च करते हैं उनके माता पिता। और हम दोनों से पूछे बिना आपने बाहर घूमने जाने का सोचा भी कैसे? बहू रागिनी की बात सुनते ही मालती जी समझ गई थी कि आज उनके बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से ही घर में यही होता आया है कि पेंशन का सारा पैसा उनके बेटा बहू उनसे ले लेते हैं और अपने हिसाब से खर्च करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें इसमें से 100 रुपये निकालने की इजाज़त भी नहीं थी। अगर वह ऐसा करते तो घर में जोरदार झगड़ा होता था। एक बार की बात है, आनंद जी ने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर 10,000 का मोबाइल लाकर दिया तो पेंशन में से 10,000 कम देखकर उनकी बहू आनंद जी पर चिल्लाते हुए बोली, इसमें से 10,000 रुपये का आपने क्या किया है? कहाँ खर्च करके आए हैं? आनंद जी बोले, बहू, मैंने तुम्हारी सास के लिए स्मार्टफोन खरीदा है। टीवी तुम उसे देखने देती नहीं
और उसका बहुत दिनों से रामायण देखने का मन कर रहा था। तो मैंने अपनी पत्नी की छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए एक फ़ोन खरीद लिया। उसी समय रागिनी बोली, क्या फ़ोन खरीदने में आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए? इस उम्र में आप लोग इतने महंगे एनिवर्सरी गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को। जरा सोचिए, घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। बिजली, पानी, राशन, सब का बिल हमें देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को भी क्या पता है कि शहरों में रहना कैसा होता है। पूरी जिंदगी तो आप गांव में रहे हैं। इस वाक्य को याद करते करते मालती जी मन ही मन घबराती जा रही थी कि जब उन्होंने 10,000 के पीछे इतना हंगामा खड़ा कर दिया था, तो अब तो पेंशन के सारे पैसे ही टिकट पर खर्च हो गए हैं। शाम को जैसे ही मालती जी का बेटा सौरभ घर लौटा तो रागिनी ने उसे सब कुछ बता दिया। सौरभ उसी समय आग बबूला होते हुए अपने कमरे में से बाहर आया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, इस महीने की 9 तारीख हो गई है और आपने अभी तक पेंशन के पैसे नहीं दिए, और तो और हमसे पूछे बिना सारे पैसे खर्च कर दिए। अब इस महीने का राशन का खर्चा कैसे चलेगा? और इतना फालतू का पैसा खर्च करने की जरूरत क्या थी? बुढ़ापे में घूमने का शौक चढ़ा है। अरे आराम से घर पर नहीं रह सकते? ज़्यादा ही घूमने का मन था तो पास के मंदिर में घूमाते। मैं आप लोगों से कह देता हूँ, अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो। इतना सुनते ही आनंद जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और रौबदार आवाज़ में ज़ोर से बोले, तो क्या बेटा, बस बहुत हो चुका। तुम्हें बस हमारा घूमना ही दिखाई देता है, अपने फालतू के खर्चे नज़र नहीं आते। बहू आए दिन नई नई साड़ियाँ खरीद कर लाती है, पार्टी करने जाती है, अपनी सहेलियों के क्लब में जाती है। तुम लोग हर रविवार को बाहर खाना खाकर आते हो, उसका क्या? और तो और हमारा एसी में बैठना भी तुम लोगों को गवारा नहीं। तुम्हारी पत्नी ने हमारे एसी में बैठने का समय तक निर्धारित कर दिया। अरे बूढ़े हुए हैं, मर तो नहीं गए हम लोग। हमारा भी दिल करता है अपनी इच्छा से कुछ करने का, कहीं जाने का, अच्छा खाने का। हमारे कहीं जाने से तुम्हारे खर्च बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने जाने से, बाहर का खाना खाने से खर्च नहीं बढ़ते क्या? अरे अपने ऊपर तो खूब खर्च करते हो, लेकिन माँ बाप ने जरा सा खर्च कर लिया तो भड़क पड़े। भूल गए कि 2 महीने पहले ही तुम लोग विदेश घूम कर आए हो। तो क्या हवाई जहाज की टिकट मुफ्त में आती है? साल में 2 बार तुम बाहर घूमने जाते हो। क्या कभी हमने रोक टोक किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो? फिर आज अपने घूमने के लिए जरा सा पैसा हमने खर्च कर दिया तो तुम्हें तकलीफ होने लगी। सौरभ अपने पिताजी की तरफ सीना चौड़ा करते हुए बोला, मैं आपसे पैसे मांग कर खर्च नहीं करता हूँ, खुद पैसा कमाता हूँ और उस पैसे से अपनी पत्नी और बच्चों को घुमाता हूँ। तो बेटा मैं भी कौन सा तेरे आगे हाथ फैलाता हूँ? अपनी कमाई से अपने और अपनी पत्नी के शौक पूरे कर रहा हूँ। अपनी पेंशन के पैसे से घूमने जा रहा हूँ, ना कि तुम्हारे पैसों से। अपने पिता से यह जवाब पाकर सौरभ गुस्से से तमतमा गया और बोला, ठीक है बाबूजी, अगर आपने घूमने जाने का प्लान बना ही लिया है तो मेरी बात भी कान खोलकर सुन लीजिए कि इस घर में रहते हुए मैं आपको फोकट का नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आज से आपका दाना पानी बंद। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप लोगों का खाना पीना भी निकालूं और आप लोगों के घूमने फिरने का खर्च भी। इतना कहकर सौरभ अपने कमरे में चला गया। तभी उनकी बहू रागिनी बोली, कभी सोचा भी है कि आपका बेटा दिन भर कितनी मेहनत करता है, फिर कहीं जाकर 2 पैसे घर में लेकर आता है। हम कुछ दिन विदेश क्या घूम आए, वह आपको दिखाई दे गया, लेकिन यह दिखाई नहीं देता कि आपके 2 पोते हैं, उनके भविष्य के लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखें। बस पैसा उड़ाने में लगे हुए हैं इस बुढ़ापे में। अब कहीं घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर पर रहिए और घर की रखवाली करते रहिए। और वैसे भी इस उम्र में बाहर घूमने जाएंगे तो घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर या हड्डी वड्डी तुड़वा कर आ गए तो मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूँगी, फिर पड़े रहना एक कोने में। क्यों बहू, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या दिन भर काम नहीं करती है? बाहर घूमने जाएगी जब तुम्हें लगता है कि वह बीमार हो जाएगी। आनंद जी की बात सुनते ही रागिनी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। मालती जी तो अपने बेटे बहू की बातें सुनकर हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर बाद मालती जी अपने पति आनंद जी से कहने लगी, सुनो जी, घूमने जाने की बात पर तो हंगामा ही खड़ा हो गया।
मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान बदल देना चाहिए, नहीं तो बेटा बहू तो हमें घर में रोटी भी नहीं देंगे। घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बातें सुना सुनाकर हमें जीते जी ही मार देगी। तभी आनंद जी बोले, तुम चिंता मत करो मालती, मेरे होते हुए तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। जितना कहना था कह लिया। यह लोग जब विदेश गए थे तो कम से कम लाखों रुपए खर्च करके आए होंगे और हमें 100 रुपये खर्च करने पर भी कलह शुरू कर देते हैं। यह अन्याय आखिर कब तक सहन करते रहेंगे हम? कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इसी तरह से समझौते करते ही रह जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह जब मालती जी रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी तो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। मालती जी ने अपने बहू और बेटे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अभी तक गुस्सा सवार था। ना तो वह किसी से बात कर रहे थे, ना ही किसी से नज़र मिला रहे थे। आनंद जी अपने घर के माहौल को अच्छी तरह समझ रहे थे। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ तो आनंद जी ने मालती जी से कहा, मालती, अब हम लोगों को घूमने जाना है तो चलो तुम्हें 2-3 नई नई साड़ियाँ दिलवाता हूँ और अपने लिए भी कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाता हूँ। बहुत दिनों से मैंने भी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हैं और घूमने जाएंगे तो पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। आनंद जी का इतना बोलने की देर थी कि बेटा बहू तो पहले से ही भड़कने को तैयार बैठे थे। सारी सीमाएं लांघता हुआ उनका बेटा सौरभ बोला, बाबूजी, अब हम आपको अपने पास नहीं रख सकते। अरे आपने तो सारी हद ही पार कर दी। आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। सारी शर्म तो आपने बेच खाई है। अब बुढ़ापे में आप घूमने जा रहे हैं, हमसे आपकी हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। आनंद जी बोले, बेटा हम अपने रहने का इंतजाम कहीं और क्यों कर ले? इस घर को मैंने अपनी कमाई से बनवाया है और तो और इस घर की ज़मीन भी मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी गई है और इस हिसाब से यह घर मेरा है। वह तो भला है मेरे दोस्त का जिसने मुझे यह सलाह दी थी कि मुझे जीते जी अपना मकान अपने बेटे के नाम नहीं करना चाहिए और अच्छा हुआ कि मैंने मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, नहीं तो हमें बेघर करने में तुमने एक पल की भी देरी नहीं करनी थी। एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं और तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में खूब इज्जत कमाई है और अगर तुम लोग मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती करोगे तो मुझे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि तुम ऊपर वाले हिस्से में रहकर अपनी अलग गृहस्थी बसा लो और मुझे हर महीने किराए के 20,000 रुपये दे देना और या फिर कोई दूसरा मकान भी किराए पर ढूंढ सकते हो, मुझे उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। आज महीने की 15 तारीख है, तुम्हारे पास 30 तारीख का समय है, सोच कर जवाब देना। तभी रागनी बोली, अगर आप हमें इस घर से निकाल दोगे तो इतने बड़े घर का क्या करोगे और इस बुढ़ापे में आप लोगों की देखरेख कौन करेगा? हम आपके बहू बेटा हैं, आखिरकार हम ही तो आपके काम आएंगे। तभी आनंद जी बोले, अरे अभी तो हम लोगों के हाथ पांव चल रहे हैं, तब तुम्हारा यह हाल है। अगर अपने पैसे खर्च करने ही हैं तो हम तुम्हारा रोब क्यों सहन करें? और जब हम पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे तब तो तुम हमें भूखा ही मार दोगी। रही बात बुढ़ापे में गुजारा करने की, तो इतना बड़ा घर है, इस घर में 2 किराएदार आराम से रख सकता हूँ और काम वाली बाई मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। खाना पकाने और घर के बाकी काम के लिए हम बाई रख लेंगे। अपनी पेंशन से हम अपना बुढ़ापा मज़े से काट सकते हैं। तुम हमारे बुढ़ापे की चिंता मत करो। यह बात सुनकर सौरभ और रागनी दंग रह गए। चलो मालती, हम शॉपिंग करने चलते हैं। आनंद जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बाजार चले गए। आनंद जी का यह जवाब सुनकर उनके बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। शाम के समय आनंद जी अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए मनपसंद कपड़े खरीद कर ले आए, लेकिन उनकी बहू रागनी ने अब शांत रहना ही उचित समझा। अगले दिन आनंद जी को हवाई जहाज में बैठकर श्री बाबा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जाना था, जिस कारण वह बहुत खुश थे क्योंकि वह पहली बार अपना हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा करने जा रहे थे। सुबह के समय वे दोनों तैयार होकर अपने बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगे तो अपने बेटे और बहू का आवाज़ देते हुए कहा कि हम 8 दिन बाद आएंगे, तब तक तुम अपना इंतजाम कर लेना। इतना कहकर वे दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज को देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी से कहने लगे कि जहाज़ तो सच में बहुत बड़ा होता है। जब आसमान में उड़ते हुए देखा था तो ऐसा लगता था कि यह बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज सामने से देखने में पता लगा कि
यह असल में कितने बड़े होते हैं। जब वे दोनों श्री जगन्नाथ पहुँचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर आसपास की जगह पर घूमने निकल गए। मालती जी उन्हें कहने लगी कि वाकई यह दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन हैं, जब हम एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय व्यतीत करने को मिल रहा है। फिर आनंद जी बोले, मालती, हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, अरमान तो हमारे दिल में भी है ना। उम्र के साथ हमारी इच्छाएं मर तो नहीं गई ना। अच्छे खाने की, अच्छा पहनने की और घूमने की इच्छा तो हमारे दिल में भी है, लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है कि बुढ़ापा आ गया है तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। यह तो भगवान का शुक्र है कि अभी हमें पेंशन मिलती है। आज इसी पेंशन के दम पर मैं अपने बच्चों के सामने बोल पाया हूँ, लेकिन मुझे तो उन माँ बाप के बारे में सोच सोच कर चिंता होती है जो सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं और बुढ़ापे के लिए कुछ भी अपने पास नहीं रखते। कैसे वह लोग अपना बुढ़ापा काटते होंगे जब उनके बच्चे एक एक चीज़ के लिए उन्हें मोहताज कर देते होंगे। श्री जगन्नाथ तो बहुत दूर की बात है, हमारा बेटा तो हमें आज तक पास के किसी मंदिर में भी नहीं लेकर गया। खैर छोड़ो इन सब बातों को मालती, हम यहाँ आराम से कुछ दिन बिताएंगे और फिर घर जाएंगे। देखते ही देखते 8 दिन बीत गए। उसके बाद जब वे लोग घर वापस आए तो उन्हें देखते ही सौरभ और उसकी पत्नी तुरंत उनके पास दौड़े दौड़े आए और उनके पैरों में गिर गए। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आपको जैसा इस घर में रहना है आप ऐसे ही रहिए। जहाँ आपका घूमने का मन हो वहाँ घूम कर आइए, लेकिन हमें इस घर से मत निकालिए। हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। आप तो जानते हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी है। अब उसमें से मैं मकान के किराए के 20,000 रुपये निकालूंगा तो हम घर खर्च कैसे चलाएंगे। फिर रागनी बोली, माँ जी, आप ही बाबूजी को समझाइए ना कि हमें इस घर से जाने के लिए ना कहे। अब से घर का सारा काम मैं ही करूँगी। आप बस एसी में बैठकर आराम फरमाइएगा और जी भर के मोबाइल पर अपने पसंद के सीरियल देखिएगा। आनंद जी को भी यकीन हो गया था कि उनके बेटे बहू को अकल आ गई है। अब वह उनके बुढ़ापे की ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो मेरी भी एक शर्त है। मैं अपनी पेंशन के पूरे पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, उसमें से आधे पैसे मैं अपने पास बचा कर रखूँगा, क्योंकि बुढ़ापे में मेरे और मेरी पत्नी के भी कुछ खर्चे हैं। हमारी दवाइयों का खर्चा, थायराइड की दवाई तो कभी डायबिटीज़ की दवाई, तो कभी डॉक्टर के यहाँ अलग अलग तरह के चेकअप करवाने होते हैं। और बार बार मुझे तुम्हारे आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसों के लिए मैं तुम पर मोहताज रहूं, यह मुझे मंजूर नहीं। तो फिर सौरभ ने बोला, नहीं पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करना। सौरभ अपनी पत्नी से बोला, रागनी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, देख नहीं रही हो माँ बाबूजी इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। जल्दी से दोनों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आओ। इतनी बात सुनते ही आनंद जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि आज अगर उन्होंने अपने लिए और अपनी पत्नी की आत्मसम्मान के लिए यह निर्णय ना लिया होता तो पहले की तरह आज भी उन्हें मन मारकर गुजारना पड़ता। कभी कभी हमें ना चाहते हुए भी जिंदगी में अपने लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा स्वार्थी बनने में कोई हर्ष नहीं होता। हर माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी के साथ साथ अपने और अपनी पत्नी की खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के प्यार में और उनको बड़ा करने में, उनकी जिम्मेदारियां निभाने में इतने बिजी ना हो जाए कि वह अपने लिए थोड़ा सा समय ही ना निकाल पाए। भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को देखने का हक केवल बच्चों को ही नहीं है, माँ बाप को भी है। तो दोस्तों, आनंद जी ने अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया, क्या वह सही था या गलत, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।